तो कैसे हैं आप लोग। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज मैं आपको देश की उस समस्या पे बताने जा रहा हूँ जो समस्या अभी वर्तमान में चल रही है और यह लगभग 10 दिनों से पूरे मीडिया को एक प्रकार से झकझोर कर रख दिया है और मीडिया की सारी आवाज़ें विकास दुबे पर ही जाकर टिकी हैं और विकास दुबे का अब इनकाउंटर हो गया है। विकास दुबे मारे गए हैं और ऐसे ही अपराधियों के विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये अपराधी क्यों बनते हैं और यदि हमारा समाज स्वच्छ होगा तो हमारा भारत भी स्वच्छ होगा। स्वच्छ भारत की हमें कामना और कल्पना करनी चाहिए। इस देश में यह परंपरा चलती रही है कि इसी प्रकार के अपराधी यहाँ पर पैदा किए गए हैं, जिस कारण से समाज को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत ही सरकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह पता नहीं चलता है कि आतंकवादी कहाँ से आते हैं, नक्सली कहाँ से आते हैं, यह समाज के यह विद्रूप चेहरा कहाँ से उभर कर आता है। तो इसी पर मैं आज आपको बात करूंगा। यदि आपने हमारे चैनल RK टेक्नो TS को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी अवश्य करें और यदि आपको अच्छा लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इस पर अपने कमेंट भी दे सकते हैं, बैड कमेंट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि हमारे इस वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो RK टेक्नो TS coin.wordpress.com पे, दूसरा RK टेक्नो TS com.myownwebsite.com पे .in पे और दूसरा digitalsumanji.com पे आप देख सकते हैं। तो उसमें आप हमारे कुछ ब्लॉग्स देख सकते हैं और ऐसी घटनाओं पर उसमें भी आते हैं और कुछ सामाजिक घटनाओं पर और कुछ देशीय घटनाओं पर इसमें ब्लॉग्स आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस प्रकार के अपराधी क्यों पैदा होते हैं। तो दरअसल यह अपराधी कहीं से बनते नहीं है। इस ऐसे अपराधियों को समाज के द्वारा ही पैदा किया जाता था और समाज के वे जो विद्रूप चेहरे रहते थे वही इसे पैदा करते थे और तब इस समाज में ऐसे ऐसे लोग पहले से ही पैदा होकर और सारे समाज के लिए एक कलंक का काम करते रहते थे। यह ऐसा नहीं है कि जो विकास दुबे आज ही के पैदाइश हों और विकास दुबे की जो यह क्रमशः जो संख्या चली आई है और यह बताया जा रहा है कि 90 के दशक से ही इन्होंने अपना बदमाशी का यह जो कार्य है वह अपराध की दुनिया को इन्होंने शुरू कर दिया था। जराइम की इस दुनिया में वह अपना कदम रख चुका था और यह हरिजन एक्ट के से शुरुआत किया और उसके बाद यह अपने जीवन में इसी प्रकार के कार्य को करता रहा और आज उसमें यह आया है कि लगभग 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी ऐसे थे जो उसकी मदद कर रहे थे और इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे जिनका कि नाम खोला नहीं गया है अभी तक। वे बहुत सारी पार्टियां थी जो उसकी मदद कर रहे थे और विभिन्न कालों में उसकी मदद की गई है और वह मदद नहीं होना चाहिए था। और लेकिन यही पार्टियां होती हैं जो कि समाज में ऐसे ऐसे लोगों को जन्म देती हैं और इस कारण से ऐसे बदमाश पलते रहते हैं और सामाजिक जो लोग रहते हैं वह भी उनकी ही शरण में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी प्रकार के जो माफिया तत्व हैं, इसे डॉन कहना हमारी नज़र में बहुत ही अच्छा नहीं है। डॉन वह होता है जो समाज को और समाज के वंचितों की रक्षा करता है, लेकिन डॉन वह नहीं होता है जो कि अपराध की दुनिया, जराइम की दुनिया का व्यक्ति हो, उसे आप डॉन बना देते हैं। और यह पत्रकारिता की भी भूल चूक होती है। पत्रकारिता भी यहाँ से पल्लवित और पुष्पित होते रहते हैं, उन्हें भी धन मुहैया कराया जाता है और वे लोग भी चुप हो जाते हैं। ऐसे संगठनों पे यह समाज का जब आप चेहरा इस प्रकार का विद्रूप चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह समाज बहुत ही अच्छा समाज नहीं है और इसे हमें अच्छा बनाना है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग गंदे ही होते हैं समाज में। समाज यदि गंदा होता तो यह समाज नहीं चल रहा होता। भारतीय समाज एक
बहुत ही मनुष्यों का समाज है। इसमें मनुष्यता बहुत ज़्यादा है, मानवता बहुत ज़्यादा है। विश्व बंधुत्व की हम कल्पना करते हैं, कामना करते हैं और उसी के साथ पूरे विश्व के साथ हमारे देश का संबंध रहता है और सभी मानवों की रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने अपनी सीमा की रक्षा इसी प्रकार से की है और हमने अपना सीमा को बहुत ज़्यादा तक नहीं बढ़ाया है। और कुछ लोग होते हैं जो मानवता की कद्र नहीं करते हैं। तो इसमें मनुष्यता लगभग 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग मनुष्य ही होते हैं, मानवीयता से भरे हुए रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि इसी जरायम की दुनिया के लिए पैदा हो जाते हैं और उसे समाज उसमें बढ़ावा देता है। समाज की कम गलती इसमें नहीं होती है। जिस प्रकार से इसमें यह निकल के आ रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण के कारण से यह फल फूल रहा था, दूसरा पुलिस के कारण से फल फूल रहा था। तो यह एक बहुत ही बुरी घटना है। मुझे याद आ रहा है अपनी एक कहानी, जब मैं गाज़ियाबाद के एक खोड़ा शहर में रह रहा था और खोड़ा जो कॉलोनी थी नोएडा से लगी हुई थी और मैं पत्रकारिता का कार्य करता था, कुछ अखबारों के लिए स्वतंत्र लेखन करता था और एक मैगज़ीन में भी संयुक्त संपादक के पद पर काम कर रहा था। एक छोटी सी 50 गज की एक प्लॉट ली थी और उसे प्लॉट लेकर मैंने वहाँ पर सोचा कि अपना कार्य करूँगा और रहने के लिए यह ठिकाना बनाऊँगा, थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर और अपने घर आदि से पैसे लेकर उसे मैंने छोटा सा एक 2 रूम का कमरा भी बना लिया। लेकिन बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई और उस मकान को कुछ गुंडों ने हड़प लिया और हड़पने के बाद मैं गाज़ियाबाद इंदिरापुरम की जो पुलिस थी उसके पास मैं गया था और पुलिस के पास उसकी शिकायत भी की। और एक तो जाने में मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि जाने में मुझे परेशानी होती थी, तबीयत भी खराब रहती थी। तो और बहुत सारी समस्याएं पारिवारिक भी चल रही थी, तो मैं वहाँ जा नहीं पाता था। थोड़ा सा विलम्ब से मैं गया था और जब मैं गया वहाँ पे पुलिस को मैंने सूचना दी और चूँकि मेरे पास बहुत सारे लोग नहीं रहते थे तो पुलिस ने देखा इधर-उधर और मुझे वहाँ खोरा कॉलोनी के जो चौकी इंचार्ज के पास भेजा, वहाँ भी गया और चौकी इंचार्ज भी छुट्टी लेके गायब हो गए। कुछ पुलिस वाले थे, वे लोग वहाँ गए और उसके बाद वे लोग चले आए और जो जिसने हथियाया हुआ था मकान को और मकान को बेच दिया था, वह नहीं मिला। वह कांवड़ लेके कहीं चला गया था। उसे प्रधान कहते थे। वह भी इसी प्रकार के क्रिमिनल्स से जुड़े हुए लोग थे और उन्हें बचाने में पुलिस लग गई थी पूरी तरह से। इंदिरापुरम की भी पुलिस लगी थी। मैं 2-3 बार वहाँ तक गया, लेकिन कहाँ से वह पैरवी हो जाती थी, जिसके बाद पुलिस के कदम आगे नहीं बढ़ते थे और मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उस केस को बहुत आगे बढ़ा सकता था। और बहुत बार ऐसा कहा जाता था कि ये सुमन जी हैं, ये अकेले चलने वाले हैं, तो इन्हें कहिए कि इस प्रकार का केस नहीं करें या तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को रखें, क्योंकि यह गाज़ियाबाद एक माफिया की भूमि है। और यहाँ पर तो बाद में मैं उस केस को मैं आगे नहीं बढ़ा सका और मैं बीमारी की अवस्था में यहीं पर बिहार में रह गया और वहाँ से यहीं से मैं अपना जो भी कार्य कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। लेकिन मेरा वह मकान वह गुंडे लोगों के कारण से हथिया लिया गया। तो मैं वहाँ पर यही सोचता रहा कि किस प्रकार से ये लोग इस प्रकार की गलती करते हैं और जो पत्रकारिता से भी जुड़े हुए लोग रहते हैं, पुलिस से भी जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनके भी मकान आदि को ये लोग हथिया लेते हैं। तो एक सामान्य आदमियों की क्या स्थिति होती होगी। तो मैं उस केस को जब आगे नहीं बढ़ा पाया और मैं देखा कि बहुत सारी पैरवी इनके पुलिस वालों के पास भी पहुंच जाती, चूँकि वह गुंडा और चोरी करने वाले लोगों की घटना थी, इसीलिए मैं पुलिस के पास गया था। और मेरे पास उसके केवल अटॉर्नी के पेपर थे और जो पेपर थे वहीं मकान में छूट गए थे, जिसे कि ताला तोड़कर उन गुंडों ने हथिया लिया था। मेरे पास उनकी कुछ नकल कॉपियाँ ही मेरे पास थी और जो ओरिजिनल भी मैंने उस वहाँ से निकलवाया था उसके पेपर्स, और वह उसी की फ़ोटोकॉपी वगैरह थी। तो मैं पुलिस के पास 2 बार एसपी से मिला और ये सब किया, लेकिन उस घटना को मैं आगे नहीं बढ़ा सका और मैं अपनी तबीयत के कारण से और पैसों की कमी के कारण से वहाँ मैं नहीं जा पाता था।
तो बहुत सारे जो माफिया के लोग रहते हैं इस प्रकार से लोगों को फंसाते हैं, उनके मकान को हड़प लेते हैं और वह मकान उनको नहीं मिल पाता है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे कौन से लोग होंगे। जब ऐसी घटना कानपुर से विकास दुबे की आई और विकास दुबे के लिए पता चला कि 40 गांव के जो प्रधान बनाए जाते थे वह इसी लोगों के द्वारा बनाए जाते थे और इन लोगों ने जिससे कह दिया कि इसे ही वोट देना है उसे ही चुना जाता था और उसके विरोध में कोई आवाज़ भी नहीं उठा पाता था। तो यह अपराधी 90 की दशक से यहाँ पर ऊपर उठकर आया था और 2001 में इसने जो जघन्य अपराध किया था वह थाने में घुसकर इसने एक संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी, जो कि भाजपा के द्वारा एक दर्जा प्राप्त मंत्री था। और उस समय में भाजपा के बहुत सारे लोग नहीं हुआ करते थे मंत्री आदि के लिए और काम भी बहुत सारे लोग नहीं करते थे। राजनाथ सिंह सरकार की सरकार भी थी और उस समय में उन्हें जब मार दिया गया और पुलिस थाने के भीतर, तो बाद में जब इस पर केस चला इस विकास दुबे पर, तो वह केस चूँकि मैं लिखता रहता था इधर उधर जो अखबारों में स्वतंत्र पत्रकारिता के दरमियान, तो ये सब घटनाएं मेरे आंखों के सामने आती थी। तो उन्हें नहीं पकड़ा गया और पकड़ने के बाद भी उस पर जब केस चला तो वह साक्षात बरी हो गया। हालांकि चाहिए यह था कि उसी समय कानून की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, कोई भी मंत्री को मार दे तो हमारे इस समाज की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो हत्यारा हो, हत्यारा तो बचे ही नहीं। समाज में जो छोटे छोटे क्रिमिनल्स होते हैं वह तो कई बार मारे चले जाते हैं, लेकिन इतने बड़े हत्यारे को किस प्रकार से बचा लिया जाता है। तो वहाँ पर जब पुलिस से पूछा गया, पुलिस ने केस भी इस प्रकार से बनाया कि अपने बचाव के लिए उसने क्या किया कि 3 मीटर दूरी का वह बनाया कि 3 मीटर दूरी से गोली मारी गई थी। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था संतोष शुक्ला का, उसमें आया था कि नज़दीक से बिल्कुल सटाकर 0 पॉइंट से गोली मारी गई थी। तो वहाँ पर वह केस खारिज हो गया। दूसरा कि 18 पुलिस वाले थे लेकिन किसी की गवाही वहाँ पर लग नहीं पाई क्योंकि उसने केस ही गलत बना लिया था। और यह पुलिस वालों को भी लगना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि थाने के भीतर आकर गोली मार देता है तो वह उसकी बेइज्जती है, लेकिन पुलिस को इतनी समझ नहीं रहती है और राजनीति उसमें बहुत ज़्यादा घुस जाती है। उसके बचाने वाले बहुत सारे लोग थे। कुछ राजनीतिक दलों को यह लग सकता है कि यह बहुत अच्छा खासा एक गुंडा निकल रहा है जो कि उसका आगे में समर्थन करेगा, उससे बहुत समर्थन लिया जा सकता है। और यूपी में यही होते रहा है, वहाँ पर इसी प्रकार के क्रिमिनल पैदा होते रहे। उसी प्रकार के क्रिमिनल वहाँ पर 90-91 के भी दशक में वहाँ पर पैदा हुआ, जो आप देखते होंगे शुक्ला और वह शुक्ला जो इनकाउंटर में मारा गया था। तो इस प्रकार के शुक्ला के साथ ही यह भी एक क्रिमिनल पैदा हुआ था और जिसे बहुत सारे लोगों ने बढ़ावा दिया। दरअसल यह जो क्रिमिनल जब क्राइम की दुनिया में आता है, जराइम की दुनिया में आता है, तो एक आपने कहावत सुनी होगी कि कहते हैं कि जो क्राइम को यदि शुरू में ही रोक दिया जाए, उसे बता दिया जाए कि एक माँ बार बार एक चोर को कहती थी अपने बेटे को कि चोरी जब वह करके आता था तो बहुत अच्छा कह के उसे बोलता था, लेकिन जब एक बार उसे जेल हो गया तो जेल होने के बाद उसकी माँ उसके पास गई तो उसने अपनी माँ से कहा कि तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है और कहाँ पे हमने धन छुपाया हुआ है वही बोलना है। तो उसने कहा कि अपना कान इधर लाओ। तो वह कान खिड़की के पास लाई उसकी मदर, और उसने क्या किया, अपनी माँ के कान को काट लिया, इसलिए कि जो माँ उसे कभी अपने इस क्राइम की दुनिया में या जराइम की दुनिया में जाने से नहीं रोकी, उस माँ की गलती को वह बतला रहा था कि तुम इतनी गलत हो कि हमें इस दुनिया में डाल दी और आज मैं जी नहीं सकता हूँ क्योंकि उससे बहुत सारे अपराध हो गए थे। और इसी प्रकार से जो अपराध को यदि शुरू में ही रोक दिया जाता है और उसके माँ बाप का ही कर्तव्य होता है कि रोकना चाहिए। हमने आज तक देखा है कि कोई भी जराइम की दुनिया का व्यक्ति होता है, चाहे वह क्रोध से बने या कुछ बने,
वहाँ पर मैं देखता था कि बाहर से बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से समाज के कुछ लोग रहते हैं जो एक गैंग बना लेते हैं 10-20 लोगों का, और उन लोगों का गैंग कुछ डकैती के लिए और इस प्रकार के उसमें कुछ भले भले लोग रहते हैं, और यह शुरुआत इसी प्रकार से कर लेते हैं। और करने के बाद जब अपराध की जो जो घड़ा जो है वह जब भर जाता है पाप का घड़ा, तो उन्हें उनका एक तो घड़ा तो फूटना ही है और किसी न किसी दिन उन्हें मारा ही जाना है। तो इस प्रकार के लोग मारे जाते हैं, किसी का घर हड़पना, किसी का आज यह पता चलता है कि विकास दुबे के लगभग 200 से ज़्यादा पुलिस वाले थे। पुलिस वाले उनका समर्थन क्यों कर रहे थे? चूँकि यह यूपी की, उत्तर प्रदेश की मानसिकता में इसी प्रकार के क्राइम के हैं। वहाँ पंडित जी और प्रधान जी, यह दो शब्द इस प्रकार के हैं जो कि जराइम की दुनिया से जो लोग जुड़े रहते हैं उन्हें या तो प्रधान जी कहेंगे। अब प्रधान जी बताइए, इतने बड़े शब्द हैं, और उससे जो प्रधान नहीं भी है उसे भी लोग प्रधान प्रधान कहता है। प्रधान प्रधान तो लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि यह प्रधान कैसे हैं, तो वह क्राइम की दुनिया से। पंडित जी यदि कह दिया तो पंडित जी का ही अर्थ होता है वहाँ पर क्रिमिनल क्राइम से जुड़ा हुआ लोग। और वहाँ पर यह कानपुर से लेकर, बनारस से लेकर, प्रतापगढ़ से लेकर, गाजियाबाद से लेकर, यह पश्चिमी यूपी की यही संस्कृति है जहाँ पर कि पंडित जी ही क्रिमिनल्स को कहे जाते हैं। तो इन लोगों ने पंडित जी के शब्द को, गुरु के शब्द को इन लोगों ने कलंकित करके रख दिया है। तो इस प्रकार से ये जराइम की दुनिया के लोग होते हैं। एक बात यह उठकर आ रही है कि उनकी संपत्ति कितनी होगी। संपत्ति हज़ारों करोड़ में हो सकती है, चूँकि इनके बहुत सारे गुर्गे थे और गुर्गे लगभग 500 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। उन गुर्गों को तलाशा जाए, उन गुर्गों को यहाँ पर बंद किया जाए। तो ऐसे जो लोग जराइम की दुनिया से जुड़े हुए रहते हैं वे लोग अपना इस प्रकार का एक नेटवर्क बना लेते हैं कि जो उन्हें मदद पहुंचाते हैं। उसमें कुछ राजनीतिक लोग भी रहते हैं और कुछ समाज के इस तरह के वरिष्ठतम लोग रहते हैं जो कि जराइम को ही बढ़ावा देते हैं, और कुछ लोग जो उसमें मिलाते हैं वह पुलिस वाले लोगों को, और इस प्रकार से इन लोगों का गोरख धंधा चलते रहता है। और ये लोग इस प्रकार से इनको बढ़ाने वाले कुछ जमींदार लोग भी रहते हैं जो कि ज़मीन का अपना बचाव इस प्रकार से करना चाहते हैं कि उन्हें कुछ छोटे मोटे लोग परेशान नहीं करें। यह जो विकास दुबे था, इसके कारण से अभी तक लगभग 1000 परिवारों का घर उजड़ गया होगा। 18 लोगों का तो वहाँ पर रजिस्टर्ड है कि वे उन लोगों को उन जगहों का गांव छोड़ना पड़ा। इसका जो दुनिया था वह दुनिया पूरे पश्चिमी यूपी, कानपुर, बनारस तक और यह मुंबई वगैरह सभी जगह पर अपने लोगों को यह भेजता था क्राइम करने के लिए। और इसके जो गुर्गे होते थे वह हमेशा इसके साथ चलते थे। यह ट्रक डकैती से लेकर ट्रेन डकैती तक भी डाला करता था, जिसमें कि यह बहुत बार इस प्रकार के कार्य करते रहता था जो कि एक जराइम को इस प्रकार से बढ़ावा देता है कि समाज के जो ऊंचे तबके के लोग हैं उन्हें भी परेशानी होती है, जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें भी परेशानी होती है, और इनके सरीखे जो लोग होते हैं वे तो इनके साथ ही चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से यूपी में अभी तक जो चाहे वह शुक्ला हो, अतीक अहमद हो, या यह अंसारी हो, या और सारे लोग हों, ब्रजेश सिंह हों, इस प्रकार से जो मुन्ना बजरंगी हों जो अभी मारे गए हैं, इस प्रकार से बहुत सारे लोग वहाँ पर जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसी प्रकार की दुनिया बिहार में भी है, चाहे आप पश्चिम बंगाल में चले जाएं वहाँ भी है, और यह पंजाब वगैरह में भी चलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा ऐसे जो जराइम की दुनिया के लोग हैं उनका विकास हुआ है, और वे लोग इसी प्रकार से विकसित होते हैं। जो साधारण से सामान्य से लोग रहते हैं वह समझ ही नहीं पाते हैं कि वे मारे क्यों जाते हैं। अभी तक तो रजिस्टर्ड, जैसे मान लीजिए कि 16 केस इनके खिलाफ में है कि जो कि हत्या से, लूट डकैती से जुड़े हुए लगभग 60 केस हैं, और जबकि बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाए होंगे, हज़ारों केस इस प्रकार के बन सकते थे। और जब मान लीजिए कि इनके इनके परिवार के पास लगभग 200 एकड़ से ज़्यादा ही ज़मीन वगैरह है, और यह ज़मीन लखनऊ, कानपुर और गाज़ियाबाद वगैरह शहरों में भी है, औरैया
और जहाँ पे इनका ससुराल है वहाँ भी अभी जो एक केस आया था जिसमें कि राहुल तिवारी नाम के व्यक्ति ने इस का केस किया था, जिसके कारण से उसे जाना पड़ा था। जो चौबेपुर जो वहाँ का जो थाना है, वह थाना को यह अपना एक गुलाम की तरह बनाकर रखा हुआ था। वहाँ के जितने भी पुलिस थे वह इसी के लिए कार्य करते थे। वहाँ पर रजिस्टर्ड वह एफआईआर तब तक नहीं होता था जब तक कि इसके पास उसकी पहुँच नहीं हो जाती थी। कहते हैं कि एक एक फैक्ट्री को लगभग यह 50-50 लाख रुपये लेता था। वह 50-50 लाख रुपये इसी के पास नहीं पहुँचता होगा, वहाँ के जो इसके ऊपर जो रहने वाले लोग थे उनके पास भी पहुँचता होगा। अभी यह निकल के आ रहा है कि थाईलैंड और बैंकॉक वगैरह में भी होटल होने की संभावना है, और होटल मध्य प्रदेश के भी कोई बड़े नेता हैं, उनका भी होटल वहाँ पर है। 5 स्टार होटल बहुत सारे लोगों ने विदेशों में बना रखे हैं, तो उसका भी लिंक जो है वह मिलता है। कई बार यह विदेशों में गया हुआ है, उस प्रकार के लिंक हैं इसके। चूँकि मुंबई के भी जो बहुत सारे लोग हैं उसे भी क्राइम करवाने के लिए या हत्या करवाने के लिए ऐसे ही लोगों को सिपारी देने के लिए बुलाया जाता था। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि यह ब्राह्मण है। दरअसल जाति का जहाँ पर यह एलिमेंट आता है तो किसी भी क्रिमिनल का कोई जाति नहीं होता है। यह जो लोग कहते हैं कि क्रिमिनल की जाति होती है, क्रिमिनल क्राइम से जुड़ा हुआ होता है। इसके आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्राह्मणों को ही इसने मारा है, और चाहे वह पुलिस वाले में भी हों, तो जो ब्राह्मण थे, जो लोग इनकी बात को नहीं सुनता था, जो कि ईमानदार पुलिस वाले थे वही मारे गए। जो बेईमान पुलिस वाले थे वह तो बच के निकल गए, और जो इसके साथ रहा वह तो बच गया। लेकिन जो इसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसूल उसूल होता है, सिद्धांत सिद्धांत होता है। ईमानदार लोगों की एक अलग कौम होती है और बेईमानों की एक अलग कौम होती है। बेईमानों की पहचान अलग है, ईमानदारों की पहचान अलग है। ईमानदार लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देते हैं, वे लोग स्वाभिमानी होते हैं, वे लोग इस प्रकार से जी भी नहीं सकते हैं ऐसे क्रिमिनल्स का सहयोग करके। और जिनका कुछ ज़मीर नहीं मरा है वह किसी की हत्या भी नहीं कर सकता है, चाहे वह पुलिस में भी हो। वह किसी निर्दोष को नहीं मार सकता है। क्यों और किस लिए मारते हैं? हम लोग जब चलते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमारे पैर से कहीं चींटी भी ना मर जाए। तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, वह इस प्रकार की हत्याएं नहीं करता, लेकिन यह हत्याओं का एक बादशाह बन गया। और इसे बढ़ावा अब तक क्यों दिया जाता रहा? चूँकि कई बार तो भाजपा की भी सरकार थी, और सरकार रहने के बाद यह जब उस संतोष शुक्ला को मारने वाला था तो इसे पहले ही मार दिया गया होता तो आज इतना क्राइम यह नहीं बढ़ पाया होता। लेकिन आज यह एक बहुत बड़ा अपना फाइल बना कर गया। और यह तो जाति की बात हुई, तो जाति, कोई भी क्रिमिनल का कोई जाति नहीं होता है, इसीलिए जाति से नहीं सोचा जा सकता। आतंकवादी की आप जाति खोजेंगे, धर्म खोजेंगे, तो यदि उसके पास धर्म होता तो वो आतंकवादी ही नहीं होता। यदि उसके पास उसकी कोई जाति का मान रखने का होता तो वो ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण का क्या यही कर्म होता है? राजपूत का क्या यही कर्म होता है? राजपूत की जो रक्षा से जुड़ी हुई जो संस्कार है, वह संस्कार तो उसके भीतर रहेगा, तब तो वह राजपूत रहेगा। क्रिमिनल यदि होगा तो वह राजपूत नहीं है। यदि वह क्रिमिनल है, पंडित है, तो ब्राह्मण है। लेकिन पंडित यह कहलाने से पंडित थोड़ी हो जाता है। यह अपने को कहलाना पसंद करता था कि यह पंडित इसे कहो। तो कोई पंडित जबरदस्ती कोई पंडित नहीं बनता है। यदि संस्कार हैं आपके इस प्रकार के छुछुंदर जैसे, और आप अपने को कहलाते हैं पंडित, तो पंडित आप नहीं है, पंडित हो ही नहीं सकते हैं। और कहलाते हैं आप मित्रों से दगाबाजी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, इस प्रकार के आप छल छद्म रचते हैं, और आप अपने को कहलाएंगे राजपूत, तो राजपूत आप थोड़ी हो जाएंगे। कहलाएंगे आप इस्लामिक, इस्लामिक आप कैसे हो सकते हैं? इस्लाम में क्या यह सब आतंक का यह सब पाठ थोड़ी पढ़ाया जाता है। इसीलिए जो चोर उचक के बदमाश होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। वह क्रिमिनल क्रिमिनल ही होता है। इसीलिए उस नज़रिए से इसे देखा ही नहीं जाना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। यदि इस प्रकार का संस्कार यह कानून में और राजनीति में चलने लगे तो इस प्रकार से कैसे देश चलेगा? वास्तव में मानवाधिकार क्या गुंडों और बदमाशों का ही होता है? वास्तव में क्या मानवाधिकार उन पुलिस वालों का नहीं था? जो पुलिस वाले 8 पुलिस वालों को इसने मार दिया। 15 पुलिस वाले वहाँ पर कुल जो हैं जिनको गोली लगी थी, जिसमें कि 7
भर्ती थे और 8 लोगों को मार दिया, एक का वह टांग काट रहा था। उसका कहना था, एसटीएफ को जो उसने बयान दिया, उसने कहा कि वह जो पुलिस वाले थे मिश्रा जी, देवेंद्र मिश्रा शायद उनका नाम था, वह उन्हें कहता था कि एक टांग तो तुम्हारा यही हाल था, तो दूसरा भी टांग तुम्हारा ये कह देंगे। वास्तव में यह कहा कि नहीं कहा, तुमने अपने मन में यह सोच लिया जो इसने ऐसा कहा, या किसी तुम्हें यह बेईमान जो पुलिस वाले होंगे उसने यह शिकायत की होगी तो तुमने यह मान लिया। और हम यह पुलिस वालों के लिए भी कहते हैं कि जब उस देवेंद्र मिश्रा जी ने अपने उच्चस्थ अधिकारी को यह सूचना दी थी कि पुलिस वालों की मिलीभगत है चौबेपुर थाना में, तो पुलिस ने अब तक इस पर किसी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया था? क्या वह मारे जाने का ही इंतजार कर रहे थे कि 8 पुलिस वाले मारे जाएंगे तब वह एक्शन लेंगे? एक्शन पहले ही हो जाना चाहिए था। पुलिस इस प्रकार की बातों को जब दबाते रहेगी तो इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। इसीलिए मानवाधिकार की बात जो है उन पुलिस वालों के लिए है, उन ईमानदार लोगों के लिए। बेईमान और चोर उचक्कों और हत्यारों के लिए मानवाधिकार नहीं होता है, वहाँ मानवाधिकार की सीमाएं खत्म हो जाती। यदि कोई मानवाधिकार का सम्मान करता है तब तो वह मानवाधिकारवादी है। यदि वह मानवाधिकार का सम्मान नहीं करता है तो वह अधिकारवादी कैसे हो सकता है? उसके लिए किसी मानवाधिकार को लागू आप कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर मानवाधिकार की बात नहीं आती है। इसीलिए आप यह भूल जाइए कि किसी भी चोर उचक्के गुंडों का कोई भी मानवाधिकार नहीं होता है। तो इसीलिए जो लोग कह रहे हैं या कुछ पत्रकार या यूट्यूबर्स यह कह रहे हैं कि मानवाधिकार का यह उल्लंघन हुआ है, तो ऐसा नहीं है। चोर गुंडों और हत्यारों का तो कोई मानवाधिकार हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि और राज आने थे, राज नहीं आते, इन्हें बचा लिया जाता क्योंकि सरकार बदलती रहती है। सरकार यदि बदल जाती तो इसे और बचाने वाले मिल जाते और अच्छे अच्छे लोग और मारे जाते। तो इस प्रकार से सरकार ने यदि योगी जी ने यह शुरू किया है कि वहाँ ऑपरेशन क्लीन चले, ऑपरेशन क्लीन दरअसल चलना ही चाहिए। और चोर उचक्कों को बढ़ावा जो सरकार दे वह देश में उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पहले भी कहा जा रहा था कि पिछले भी संसद में लगभग 86 लोग इस प्रकार के थे। इस बार जो है सो कुछ कम लोग आए हैं इस प्रकार के क्रिमिनल्स बैकग्राउंड से, तो क्रिमिनल्स बैकग्राउंड से हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार का संस्कार और संस्कृति चलने लगेगा। आप यह मानिए कि जो चीन है, चीन में 99.5% वहाँ पर ऐसे लोगों को केस में बरी नहीं किया जाता है। वहाँ पर सभी को न्याय मिल जाता है और 99.5% तक वहाँ पर जो है रेट इसका जो न्याय मिलने का है वह बहुत जल्दी में काम होता है, वह 1 साल लगता भी नहीं। लेकिन भारतवर्ष में 3.5 करोड़ से ज़्यादा जो केस हैं वह 2 लाख केस को निकालने के बाद 3.5 करोड़ केस अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं और लगभग 3 से 4 4.5 लाख के आसपास सुप्रीम कोर्ट में केस पड़े हुए हैं। उन केस को कभी सुना नहीं जाता है और इस प्रकार के बहुत सारे इस प्रकार के केस हैं जो कि चोर गुंडों के द्वारा मकान बहुत लोगों के हथिया लिए गए हैं, ज़मीन को हथिया लिया जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार का करना ही चाहिए। यदि यह एक कहा जाता है कि कुबाटे नाम या सुबाटे नाम, आप अपना नाम किस प्रकार से बनाना चाहते हैं? नाम आपका हो सकता है कुबाटे भी हो सकता है, जैसे कि विकास दुबे का नाम हो गया। और उसके साथ जो मारे जाने वाले लोग थे वे लोग भी इसी प्रकार के क्रिमिनल थे। वे सब शूटर्स थे जो बाहर जाते रहते थे, बिजनेसमैन को डराया धमकाया और उसके ऊपर जिन लोगों का हाथ था, जो बचाने वाले लोग थे, वे लोग उन्हें कहते थे कि उनसे एक्सटॉर्शन मनी लो और यदि नहीं देता है तो उसे मार दो। 5 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए और इस प्रकार से मार दिए जाते थे। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स अभी यूपी में, उत्तर प्रदेश में बचे हुए हैं। उन लोगों को बचाना कहीं से भी किसी भी सरकार के हित में नहीं है। वह जनरल पब्लिक को बहुत सारी परेशानियां करते हैं। जो जनरल पब्लिक अपनी बहन बेटियों के साथ सही से, उनकी बेटियां घूम नहीं सकती हैं, सही से जा नहीं सकती हैं बाज़ार में। आज तो यह लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन में हम लोग अंदर हैं या कोरोना के डर से, और यही लॉकडाउन की स्थिति बहन बेटियों की रहती है समाज में इन गुंडों के डर से। तो ये गुंडों को बढ़ावा कौन सी सरकार दे सकती है और कौन सी देती है? उन सरकारों को जरूर पब्लिक को हटाना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। जो लोग कहते हैं कि इस प्रकार से
जो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और कुछ लोग जो सही लोग हैं और सज्जन पुरुष हैं उनका भी इनकाउंटर इस प्रकार से होने लगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सरकार को इस प्रकार का एक नियम जरूर बना देना चाहिए कि किसी का भी इनकाउंटर इस प्रकार से नहीं हो सकता है जब तक कि उसकी जांच पूरी तरह से नहीं कर ली जाए। और जांच यदि आपका पुख्ता है तो कोई भी हत्यारा है उसे बचना नहीं चाहिए। यदि किसी के पास 2 से 3 केस के भी ऊपर हो और उसका निर्णय जल्दी से जल्दी नहीं हो रहा, 3 केस जैसे ही हुआ, तीसरा केस का जरूर निर्णय आप करवाइए जल्दी से, अन्यथा उसको शूट एंड साइड कीजिए उस व्यक्ति को। 3 केस से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। समाज इस प्रकार से हम एक अच्छे स्वच्छ समाज का निर्माण यदि हमें करना है तो क्रिमिनल्स के लिए यह जगह नहीं है। यह जगह आतंकवादियों के लिए नहीं है, नक्सलियों के लिए नहीं है। यह जगह होना चाहिए भारतीय जो स्वच्छ हैं, सज्जन पुरुषों के लिए। सज्जन के हितार्थ यह समाज का निर्माण करना चाहिए और बेईमानों के लिए यह समाज नहीं है। तो जो उनके जो धन है उन्हें सरकार अपने साथ अटैच करे। उनको जो भी क्रिमिनल्स हैं इस प्रकार के, उनके धन को यह अटैच कीजिए। कुछ लोग इस प्रकार से गोकशी वगैरह का भी कार्य करते हैं। यही सब क्रिमिनल हैं जो बढ़ाते हैं गोकशी वगैरह को। तो उन लोगों को भी आप देखिए, तलाशिए और उन लोगों को इस प्रकार से यह कीजिए। और कुछ समाज में कुछ लोग चाहते हैं कि भाजपा से जुड़ जाएं और क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, उनको भाजपा में ज़रूर ही मत लीजिए। ऐसे लोगों को आप देखिए कि इनका बैकग्राउंड क्या है। वह क्रिमिनल्स यदि हैं, 3 से ज़्यादा केस रहता है, तो उन्हें कभी भी नहीं लीजिए। यदि वह मकान हड़पने वाला है, जमीन हड़पने वाला, भूमाफिया है, यदि क्रिमिनल है, हत्यारा है, उसे आप अपने साथ नहीं लगाएं। तभी तो आप नरेंद्र मोदी और योगी जी बन पाएंगे, अन्यथा आप कहाँ बनते हैं। यह तो योगी जी की सरकार है तो यह क्रिमिनल्स मारे जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण विरोधी नहीं है। यदि वह ब्राह्मण होता तो उतने सारे पुलिस वालों को नहीं मारता। वह पुलिस को क्यों मारा? दूसरा है कि 16-16 लोगों के हत्यारों को आप ब्राह्मण कहते हैं, वह ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। और कोई कहते हैं कि हरिशंकर श्रीवास्तव के वह उसके गुरु थे। वह मानता होगा गुरु, लेकिन हो सकता है कोई भी आपको कह देगा कुआं में डूब जाओ, तो क्या आप कुआं में डूब जाएंगे? और आप किसी पर आप दोष लगा देंगे कि आपको किसी ने कहा कि आप क्रिमिनल बन जाइए। हम उन लोगों को कहते हैं कि जो लोग क्रिमिनल पालते हैं उन लोगों को क्रिमिनल पालना आप बंद कीजिए। यदि स्वच्छ राजनीति करना है, यदि आपको राजनीति में रहना है, तो समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए, तब तो आप भारतीय रहेंगे। अन्यथा आप भारतीय नहीं हैं, आप इस समाज के विरोधी हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल RK टेक्नो TS को, जिसमें मैं बोल रहा हूँ रतिकांत सुमन। और आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। और यदि हमारे ब्लॉग्स को देखना चाहते हैं, RK टेक्नो TS को in.wordpress.com पर जाकर या rktechnots.com पर जाकर आप हमारे ब्लॉग्स को भी देख सकते हैं। यूट्यूब के वीडियो भी आप वहीं पे कलेक्टिव रूप में देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप यह कसम खाएं कि इस प्रकार के क्रिमिनल को आप अपने क्षेत्रों में बढ़ावा नहीं देंगे। जहां भी इस प्रकार के क्रिमिनल्स हों, उनका जरूर ही आप जो है किसी न किसी प्रकार से उनसे आप तटस्थता बनाइए, दूरी बनाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।